हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी MCQ हैं तो उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से न्यूज़ है। इन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आयोजन किया था। इन्होंने आयोजित की गई थी परीक्षा। तो जो संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा थी यानी कि CUET UG, तो इसके परिणाम अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी इसके लिए अप्लाई किया था तो रिजल्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है और इसके तहत जो भी छोटी कंपनियां हैं इसकी परिभाषा में बदलाव किए गए हैं। तो परिभाषा में बदलाव क्या किए गए हैं ये देखते हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं इनकी चुकता पूंजी सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया। पहले चुकता पूंजी जो सीमा थी ये 2 करोड़ रुपए रखी गई थी और इसे बढ़ा के 4 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो कारोबार का टर्नओवर है इसकी सीमा पहले 20 करोड़ रुपए थी, तो इसकी सीमा को भी बढ़ा के 20 करोड़ की जगह अब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? सबसे पहले जो चुकता पूंजी सीमा थी ये बढ़ा के 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गई है और जो कारोबार का टर्नओवर सीमा था ये 20 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद है यहाँ पे सियाचिन से न्यूज़। तो सियाचिन आप सभी को पता है, जो सियाचिन ग्लेशियर है ये लगभग 19,061 फीट की ऊंचाई पे है और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे इंटरनेट सेवा शुरू की गई है और ये सबसे पहली बार किया गया है, यानी कि सबसे पहली बार सियाचिन में इंटरनेट की सेवा शुरू की गई है, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो उपलब्धि है ये हासिल की है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने, यानी कि यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ये हैं कौन? ये फर्म है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय से न्यूज़ है। तो रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के अग्रिम मोर्चों के युद्धपोतों के लिए लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए का एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमाउंट याद रखिएगा, कितने का समझौता है? 1700 करोड़ रुपए का। किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है ये भारत और रसिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये आपको याद रखना पॉइंट यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनने वाला है और क्योंकि भारत का पहला है तो आप सभी को अंदाज़ा हो गया होगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें से ये याद रखना है कि बनेगा कहाँ। ये बनेगा उज्जैन में। उज्जैन में भी कहाँ? उज्जैन के तारामंडल में बनेगा भारत का पहला फर्स्ट साइंटिस्ट मेमोरियल, उज्जैन के तारामंडल पे। उज्जैन कहाँ है? उज्जैन है मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं इनके लिए हाल ही में आयु सीमा जो थी इसमें 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। क्यों वृद्धि की गई है? क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था परीक्षाओं पे भी, आप सभी को पता है। कुछ वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं हुए थे तो जो लोग एज के बॉर्डर पे थे, क्राइटेरिया पे, वो ओवर एज हो गए थे। इसलिए एक बार क्या किया गया है कि जो भी मैक्सिमम एज लिमिट थी यानी कि आयु की जो सीमा थी इसमें 3 वर्ष की वृद्धि की जा रही है सरकार की तरफ से। इसके बाद देखते हैं चर्चा में क्या कुछ रहा है। तो सबसे पहले एक टाइफून है। टाइफून का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो टाइफून का नाम था मुइफ़ा। ये टाइफून का नाम था मुइफ़ा। कहाँ पे आया था ये टाइफून? ये आया था जापान में। जापान के ओकिनावा में एक टाइफून आया था मुइफ़ा। इसने काफ़ी तबाही मचाई है और टाइफून से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको इसका नाम और किस देश में आया है ये आपको याद रखना है। मुइफ़ा जापान के ओकिनावा में आया था। इसके बाद है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये भारत के नई अटॉर्नी जनरल होंगे। भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे मुकुल रोहतगी। अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी प्रेजेंट में है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से अब नए अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे भारत के मुकुल रोहतगी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हैं डॉक्टर अभय कुमार सिंह। तो ये भारतवंशी हैं जो कि रूस में रह रहे हैं। तो इन्होंने रूस के एक शहर जिसका नाम है कुक्स, रूस का शहर है कुक्स, तो यहाँ की विधानसभा सीट में
70% से भी ज़्यादा मत पाकर इन्होंने जीत हासिल की है और ये भारतवंशी हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे चर्चा में है। तो यहाँ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अभय कुमार सिंह। इसके बाद है मैग्डेलेना एंडरसन। ये चर्चा में रही हैं क्योंकि ये स्वीडन की पहले प्रधानमंत्री थी। हाल ही में इन्होंने स्वीडन की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नाम है मैग्डेलेना एंडरसन। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया से न्यूज़ है। तो देखिए, इंडोनेशिया से अभी रिसेंट टाइम पे जो भी धातु निकल रही हैं उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस कारण से जो इंडोनेशिया के माइनर हैं, यानी कि जो खदानों में काम करने वाले कामगार होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अयस्क भंडार को खोज रहे हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं को खोजा जा सके। इसके बाद न्यूयॉर्क से न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक आर्ट सेंटर है। आर्ट सेंटर पे ऐसी यहाँ पे कला की गई है कि वो पूरी तरह से अंतरिक्ष का अनुभव देता है। इस कारण से चर्चा में रहा है। जो आर्ट सेंटर है ये न्यूयॉर्क में है, याद रखना आपको। और इसका नाम क्या दिया गया है, नाम आपको याद रखना है। तो इस आर्ट सेंटर का नाम दिया गया है हॉल दे लूमियर्स। हॉल दे लूमियर्स इसका नाम दिया गया है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद केरल की न्यूज़ है। तो एक अलग टाइप की न्यूज़ है। यहाँ पे एक रोबोट बनाने वाली एक कंपनी है जिसके लिए केरल के एक फेडरल बैंक की शाखा जो केरल में है, तो केरल के कोची में ये फेडरल बैंक की शाखा है। तो इन्होंने उस कंपनी के लिए लोन को स्वीकृत किया था। वो जो कंपनी है वो रोबोट बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए लोन स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत जो स्वीकृति पत्र है ये लेने के लिए बैंक शाखा में एक रोबोट पहुंचा था। मतलब बैंक के कर्मचारी अधिकारी थे, उनके साथ ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं सेंटर में, ये रोबोट भी उपस्थित थी। तो इस कारण से ये पहला इंसिडेंट था इस तरह का जो कि अभी हाल ही में हुआ है। तो यहाँ से आपको केरल याद रखना है, फेडरल बैंक याद रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद बालापुर की न्यूज़ है। तो यहाँ पे 21 किलो का लड्डू की बोली लगाई गई थी, नीलामी की गई थी। अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी थी, आप सभी को पता है। तो इसी के अवसर पे बालापुर में गणेश जी की लड्डू की नीलामी की गई थी। जो ये लड्डू था ये 21 किलो का लड्डू था और इसे 24 लाख रुपए में बेचा गया लगभग, यानी कि 24.6 लाख रुपए में इसे बेचा गया है। इसका नाम दिया गया है गोल्डन लड्डू। तो ये जो गोल्डन लड्डू था पिछले साल 18.9 लाख में बिका था और इस साल ये बिका है 24.6 लाख में। कहाँ पे? बालापुर में। फिर यहाँ पे विराट कोहली की ओर से न्यूज़ है। तो ट्विटर पे अभी हाल ही में इनके 5 करोड़ फॉलोवर्स पूरे हुए हैं और इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में है क्योंकि ये पहले क्रिकेटर हैं जिनके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हुए हैं, 5 करोड़ फॉलोवर्स। कहाँ पे? ट्विटर पे। और अगर स्पोर्ट्स पर्सन में बात करें तो ये दुनिया में चौथे क्रम पे आते हैं जहाँ पे इनके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। सबसे पहले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके 10 करोड़ फॉलोवर्स हैं। इनके बाद है नेमार जिनके फॉलोवर्स हैं 5.79 करोड़। और तीसरे नंबर पे हैं लेब्रॉन जेम्स जिनके फॉलोवर्स हैं 5.22 करोड़। और अब चौथे नंबर पे आ गए हैं विराट कोहली 5 करोड़ फॉलोवर्स के साथ। ये ओवरऑल यानी कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन की मिला के बात हो रही है। और अगर क्रिकेटर में बात की जाए तो सबसे ऊपर है विराट कोहली। इसके बाद गूगल की तरफ से न्यूज़ है। तो जो ऑनलाइन विज्ञापन होते हैं इसके लिए गूगल का जो एक मीडियम है जिसको एडटेक कहा जाता है, यानी कि एडवर्टाइज़र टेक्नोलॉजी, तो इससे नुकसान पहुंचाने के आरोप में यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड ने 2 मुकदमे दायर किए हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे लगभग 2540 करोड़ डॉलर यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है इसमें। इसके बाद हैं आदिल तेली। आदिल तेली, इनका नाम चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी को 29.18 घंटे में पूरा किया है। इनका पुराना रिकॉर्ड था 35.32 घंटे का। अब नया रिकॉर्ड बनाया गया है 29.18 घंटे का। लेह से मनाली तक की दूरी इन्होंने पूरी की है 475 किलोमीटर की, वो भी साइकिल से। इस कारण से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद ब्रिटेन की न्यूज़ है। तो ब्रिटेन के 57 वर्षीय केविन निक्स हैं। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा स्कूटर बनाया है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो स्कूटर है इसकी लंबाई करीबन 22 फीट की है। तो यहाँ से आपको इनका नाम याद रखना है, केविन निक्स। इसके बाद बर्लिन की न्यूज़ है। तो बर्लिन की एक नदी है जिसका नाम है स्प्री। तो ये पॉल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, कचरा जमा होने लगा था। तो एक तरह से ये डेड होने वाली थी, लेकिन हाल ही में
यहाँ पे जो भी प्रदूषण का स्तर था इसको कम करने के लिए काफ़ी सारे इसमें कदम उठाए गए थे, काफ़ी सारी रोकें लगा दी गई थी और इसके बाद इसका फिर से पुनर्जन्म हुआ है, यानी वापस से ये इसको रिजुविनेट किया गया है। कौन सी नदी है? स्प्री नदी है। कहाँ पे है? बर्लिन में। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसके बाद सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 13 घंटे में 34 किलोमीटर तैर के इंग्लिश चैनल को पार किया है और ऐसा करने वाली ये सिंगापुर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस कारण से इनका नाम चर्चा में है, इन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। तो 13 घंटे में 34 किलोमीटर तैर कर इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है और इनका नाम है ली लिंग यूंग। सिंगापुर की तैराक है ली लिंग यूंग, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और करंट अफेयर्स की, जहाँ पे सबसे पहले मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए 1410 करोड़ रुपए दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ 22 लाख ग्रामीण परिवारों को पेयजल मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे? 1410 करोड़ रुपए। तो इस मिशन के तहत जो भी खर्चा आता है तो उसमें 50-50% शेयर होता है, यानी कि 50% जो है ये केंद्र सरकार देती है और 50% जो है ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार देती है। तो इसी मिशन के लिए भी मध्य प्रदेश को 1410 करोड़ रुपए दिए गए हैं केंद्र की तरफ से। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है ये पूरे प्रदेश में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में राज्य में जो दूसरी कंपनी है उनसे आगे निकल गई है। उन्होंने एक मिसाल बनाया है। तो अभी हाल ही में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी कि मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित की गई थी ITI उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को। तो इसमें प्रथम दीक्षांत समारोह के दौरान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल को SPSU श्रेणी में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षुओं को शिक्षता प्रदान करने के लिए मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड का नाम याद रखना है, मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री, और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को यह अवार्ड दिया गया है। ये 2 चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे। हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और हर साल इसके लिए एक अलग विषय यानी कि थीम रखी जाती है। तो 2022 की थीम रखी गई है रीथिंक टूरिज्म। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डेट ना पूछ के थीम पूछ लेता है। तो आपको डेट भी याद रखनी है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, और थीम भी याद रखनी है 2022 की थीम है रीथिंक टूरिज्म। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर जो पर्यटन की भूमिका है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए कि दुनिया भर में अलग अलग जो समाज के लोग रह रहे हैं, संस्कृति के लोग रह रहे हैं, तो जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों हैं इनको किस तरह से जो पर्यटन का क्षेत्र है किस तरह से प्रभावित करता है, किस तरह से लोगों को आपस में जोड़े रखता है। तो इस बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो पर्यटन का क्षेत्र है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए हर साल 27 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। तो 27 सितंबर क्यों चुना गया? 27 सितंबर के ही दिन 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की विधियों को अपनाया गया था। इस कारण से डेट 27 सितंबर चुनी गई है। आगे मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए सामान्य ज्ञान खेल के कुछ MCQ दिए हैं, तो इनसे शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, T20 क्रिकेट की बात हो रही है और शतक नहीं बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो शिखर धवन ने अभी तक T20 में शतक नहीं बनाया है। फिर जापान ने कितनी बार बैडमिंटन का उबेर कप अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बार। नेक्स्ट है, भारत ने एशियन गेम्स 2018 में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वर्स्टैपेन ने इस वर्ष इनमें से कौन सी रेस नहीं जीती है? तो यहाँ पे फार्मूला 1 की बात हो रही है। तो इस साल मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीती है। फिर इनमें से किस महिला खिलाड़ी पर हाल ही में डोपिंग के चलते प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में नवजीत कौर पे प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग के कारण। फिर है, सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली मार्गरेट कोर्ट ये किस देश की खिलाड़ी हैं? आपको ये बताना है। तो यह खेलती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए।
फिर है तेजस्विनी सावंत किस खेल में भारत की दिग्गज खिलाड़ी रह चुकी हैं? तो यह रिलेटेड हैं आपके निशानेबाजी से। फिर है वर्ष 2006 में किस देश ने एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी? उस टाइम पे मेज़बानी की थी कतर ने 2006 में। फिर है भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते थे 6 स्वर्ण पदक। फिर है इनमें से कौन सा टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, डेविस डूरंड फेड कप, और अब चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो डूरंड कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये टेनिस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के फुटबॉलर हैरी केन किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो यह खेलते हैं टॉटनहम हॉटस्पर के लिए। नेक्स्ट है इस वर्ष वुमेन्स यूरो कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इसका बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो यह हैं युवराज सिंह। फिर है टिम काहिल किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है वर्ष 2018 में किस देश ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका सही जवाब है बेल्जियम। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश ने नेटबॉल खेल का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। फिर है किस देश ने सर्वाधिक 4 बार फीफा महिला वर्ल्ड कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ष फ्रांस में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था? तो किस वर्ष खेला गया था? 1998 में खेला गया था। फिर है अमेरिका के मुक्केबाज हैं फ्लॉयड मेवेदर, इन्होंने कितने प्रोफेशनल फाइट जीती है आपको यह बताना है। तो इन्होंने जीती है टोटल 50 प्रोफेशनल फाइट। नेक्स्ट है इस वर्ष सिंगापुर ओपन में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इस वर्ष चैंपियन बनी है PV सिंधु। फिर है वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के अलावा किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है? इन्होंने बनाया दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। फिर है बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकर रहीम ने हाल ही में क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया है? तो इन्होंने हाल ही में T20 से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है इनमें से किस देश ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है? तो जो इंग्लैंड है इन्होंने 2 बार ही फीफा विश्व कप नहीं जीता है। नेक्स्ट है भारत में आखिरी बार किस वर्ष एशियाई खेल आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे 1982 में। फिर है सेरेना विलियम्स ने कितनी बार फ्रेंच ओपन एकल टाइटल जीते हैं? तो इन्होंने टोटल 3 बार फ्रेंच ओपन एकल टाइटल जीते हैं। फिर है सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन, तो इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनिल काकोडकर से संबंध में असत्य है? तो देखिए अनिल काकोडकर का जन्मस्थल बड़वानी है, यह सही है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी सही है। और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रह चुके हैं, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे कथन जो कि अनिल काकोडकर के संबंध में हैं सारे के सारे सत्य हैं। फिर देवी अहिल्याबाई सम्मान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था तीजन बाई को। फिर भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1881 में। फिर मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1990 में। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है हॉकी से। इसके बाद है निम्न में से किस शासक के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी? तो यह अपनाया गया था बलबन के द्वारा। फिर चटकोरा नृत्य जो है ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो यह है कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य। कौन सा है? चटकोरा। फिर प्रतिवर्ष जल बिहारी का मेला यह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो हर साल छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला। फिर मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ पे अवस्थित हैं? तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं रायसेन में। फिर है अटल प्रोग्रेस वे में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो ग्वालियर सम्मिलित नहीं है अटल प्रोग्रेस वे में। फिर है मेघनगर नामक औद्योगिक केंद्र है, आपको बताना है किस जिले में है ये? तो यह है झाबुआ में। फिर है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह को जल आपूर्ति किस स्रोत से की जाती है? तो यह आपूर्ति की जाती है रिहंद जलाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत भाग का निर्माण करता है? तो यह लगभग 28% भाग का निर्माण करता है। फिर है खेरला का किला, यह कहाँ पे है? तो बैतूल में है खेरला का किला। फिर है कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो ये है ATP। फिर है स्वास्थ्य से संबंधित कोशिकांग कौन सा है?
तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है निम्न में से किसका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होगा? तो कार्बोनिक अम्ल का जो श्वसन गुणांक है यह 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं यकृत में। इसके बाद है मोनोसेकेराइड क्या है? तो मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह है गुरुग्राम में। फिर है फिल्लाह जनजाति किस क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं मिस्र में। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है मैड्रिड में। फिर है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट है जापान का यावाटा किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लौह इस्पात के लिए। फिर है बर्टलैंड रिपोर्ट यह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह की गई थी WCED के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। फिर है एजेंडा 21 घोषणा का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का जो संबंध है यह है रियो सम्मेलन से। फिर है ब्रिक फिल्डर मुख्यतः किस स्थान की गर्म एवं शुष्क हवा है? तो यह है विक्टोरिया प्रांत की। विक्टोरिया प्रांत की जो गर्म और शुष्क हवा इसे ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। फिर है प्रवाल विरंजन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रवाल भित्ति क्षरण से। नेक्स्ट है रोमशे गर्त ये किस महासागर में स्थित है? तो रोमशे गर्त स्थित है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है टोम्बोलो नामक निक्षेपात्मक स्थल रूप किसके द्वारा निर्मित है? तो यह निर्मित है सागरीय जल के द्वारा। नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है ध्वनि की आवृत्ति पर। फिर है बोस आइंस्टाइन संघनी क्या है? तो यह है संघनित द्रव्य की अवस्था। फिर है आपको बताना है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर है न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक एवं प्रशीतक का कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है भारी जल। फिर आर्गन गैस के किस गुण के कारण उसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग में होता है? तो वो गुण है धातु के साथ इसकी जो उपक्रांतिकता है ये कम हो जाती है, इस कारण से इसे आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। फिर हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो संधि का नाम था झलकी की संधि। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है यह बताना है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चेतन सोलंकी को बनाया गया है सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर। फिर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। फिर है माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पे है? तो यह है भोपाल में। फिर है शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल की विधा से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। फिर शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो IC चिप का आविष्कार किया गया था JS किल्बी ने। नेक्स्ट है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था वो, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। फिर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 267। फिर 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? तो यह है हैदराबाद में। इसका आधार निम्नलिखित में से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया पंचायत कहा जाता है? तो जो कोल जनजाति है इनकी पंचायत को गोहिया पंचायत कहा जाता है। फिर बेगम असगरी बाई का संबंध संगीत की किस घराने से है? तो इनका संबंध है मेवाती घराने से। इसके बाद मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा लवन यानी कि विवाह पद्धति जो थी लवन, इसको प्रारंभ किया गया था? तो ये गुरु थे गुरु अमरदास।
फिर है सुल्तान गढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। फिर है निम्न में से कौन जहांगीर के साथ मांडू की यात्रा पर आया था? तो ये थे सर टॉमस रो। फिर है द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था निम्बकाचार्य के द्वारा। फिर दीवान मुस्तखा राज व्यवस्था जो था, ये व्यवस्था का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राजस्व से। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रदेव और कलचुरी वंश, ये पेयर गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर हाके शर्ब, यह किस प्रकार का कर था? तो यह एक सिंचाई कर था। फिर है गजे सिकंदरी नामक भूमि का पैमाना किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा किस चित्रकार को जरी कलम यानी कि जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो चित्रकार का नाम था मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहासनावरोहण हुआ था? तो ये थे औरंगजेब। फिर है किस मुगल कालीन मकबरे में पित्रा दूर शैली का प्रयोग किया गया था? तो ये मकबरा था एतमाद उद्दौला का मकबरा। एतमाद उद्दौला का मकबरा जो था, इसमें पित्रा दूर शैली का प्रयोग किया गया था। फिर है किस मुगल बादशाह के मंत्री ने दहशाला पद्धति लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है अकबर। फिर अकबर ने किस संत को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो ये संत थे हरिविजय सूरी। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यह आक्रमण किया गया था सुबुत्तगीन के द्वारा। फिर है मिताक्षरा यानी कि हिंदू कानूनी शास्त्र जो है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। फिर है मजमा अल बहरैन, ये जो रचना है ये किसकी है? तो यह रचना है दारा शिकोह की। फिर है सरदेशमुखी नामक कर में आय का कितना भाग होता था? तो इसमें आय का 1/10 भाग होता था। नेक्स्ट है जाट राजवंश का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो जाट राजवंश का प्लेटो कहा जाता है सूरजमल जाट को। फिर है ख्वाजा जहान के मालिक उस शर्क, ये जो उपाधि है यह किसने प्रदान की थी ख्वाजा जहान को? तो यह उपाधि दी गई थी सुल्तान महमूद के द्वारा। फिर जहाज महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण कराया गया था जहाज महल का। नेक्स्ट है अकबर का अंतिम अभियान कहाँ के लिए था? तो अंतिम अभियान था अकबर का असीरगढ़ के लिए। फिर देवराय का युद्ध औरंगजेब एवं किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो देवराय का युद्ध था ये औरंगजेब और इसके साथ ही दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है नाना फडणवीस को किसने मराठों का मैकियावेली कहा है? नाना फडणवीस को एक उपाधि दी गई थी मराठों का मैकियावेली, तो ये किसने कहा था आपको ये बताना है। तो ये कहा था जेम्स ग्राफ्ट डफ ने। फिर देवगांव की संधि किस युद्ध का परिणाम थी ये? तो यह थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम, जिसे कहा जाता है देवगांव की संधि। फिर दासबोध नामक पुस्तक किसके उपदेशों का संकलन किया गया इस पुस्तक में? तो दासबोध जो नामक पुस्तक है इसमें रामदास जी के उपदेशों का संकलन किया गया है। फिर है सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत की थी अलाउद्दीन हुसैनी ने। नेक्स्ट है डोमिंगो पयास, ये किस देश का यात्री था? तो यह पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में दरोगा ए डाक, ये चौकी का संबंध किससे था? इसका संबंध था सूचना एवं गुप्तचर से। नेक्स्ट है बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था बलबन के शासनकाल में। फिर है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत किसने इसे प्रतिपादित किया था? तो इसे प्रतिपादित किया था रामानुजन ने। फिर है दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर है मामल्लपुरम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी नरसिंह वर्मन के द्वारा। फिर है असुमेलित बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो नामदेव और बंगाल का पेयर है ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, हमें यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ए है इल्तुतमिश, इसके साथ आ जाएगा गुलाम वंश। फिर इसके बाद है बी में जलालुद्दीन फिरोज,
तो इनके साथ आएगा खिलजी वंश। फिर आएगा सी में खिज्र खां, तो इनके साथ आएंगे सैयद वंश फर्स्ट नंबर। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आएंगे तुगलक वंश। ठीक है, तो 2314 राइट आंसर है, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा आ। फिर है सल्तनत काल में अमीर आखूर का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था अश्वशाला का प्रधान से। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो यह द्रविड़ शैली की उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर। फिर है पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा नायक मराठा सेना में नहीं था? तो यशवंतराव होलकर इसमें नहीं थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह कुशल वीणा वादक था? तो यह है औरंगजेब। फिर है सिर्रे अकबर के नाम से किसका फारसी में अनुवाद किया गया था? तो उपनिषदों का अनुवाद किया गया था फारसी में, जिसका नाम दिया गया था सिर्रे अकबर। फिर हजारा मंदिर कहाँ है या किसका है? तो हजारा मंदिर जो है यह एक राम मंदिर है। फिर फौजी द्वारा अनुवादित सहेली यह किसका फारसी अनुवाद थी? तो ये नल दमयंती का फारसी अनुवाद था। ठीक है, नल दमयंती का फारसी अनुवाद था। क्या था नाम इसका? सहेली। फिर है मैसूर राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो वाडियार वंश के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। फिर है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रणाली किसके शासनकाल की विशेषता है? तो यह विशेषता है जहांगीर के शासनकाल की। लास्ट क्वेश्चन है साल बई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो यह संपन्न हुई थी वर्ष 1782 में। आगे बढ़ते हैं खेल समाचार की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, हुई कहाँ पे थी? सबसे पहले याद रखिएगा ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी बेलग्रेड में। तो भारत के जो स्टार पहलवान हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है बेहतरीन। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पदक मिले हैं। तो बजरंग पुनिया को यहाँ पे कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कांस्य पदक मिला है। और विश्व चैंपियनशिप में ये 4 पदक इन्होंने टोटल जीत लिए हैं और 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व चैंपियनशिप की 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। इसके बाद विनेश फोगाट की बात करें तो इन्होंने महिला वर्ग में 53 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो जो बजरंग पुनिया है इन्होंने 4 पदक जीते हैं टोटल विश्व चैंपियनशिप में, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक। 2013 में इन्होंने कांस्य जीता था, 2018 में रजत, 2019 और 2022 में कांस्य पदक जीता है। तो टोटल इनके 4 हो गए हैं और 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बीसीसीआई की तरफ से न्यूज़ है। तो बीसीसीआई बहुत ही जल्द जो घरेलू क्रिकेट है, जैसे कि मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी शुरू होने वाली अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का नियम लागू करने वाला है बीसीसीआई। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम क्या है? तो देखिए जो क्रिकेट की टीम होती है तो टॉस के टाइम पे 11 प्लेयर यहाँ पे अनाउंस कर दिए जाते हैं और वहीं 11 प्लेयर मैच में खेलते हैं। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर में कुछ बदलाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 11 प्लेयर के साथ यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम देने पड़ेंगे और उस सब्स्टिट्यूट को जो है अंतिम 11 में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाता है, तो उन खिलाड़ियों की जगह ये जो 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम में बदलाव किए जा रहे हैं और आगे चल के आईपीएल में भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे डूरंड कप की बात है। ऑप्शन में मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन में था एक ऑप्शन। डूरंड कप जो है एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है भारतीय, तो याद रखिएगा। तो इस साल का जो टूर्नामेंट फाइनल था ये मुंबई और बेंगलुरु के बीच में खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु एफसी ने मुंबई को हरा के जीत लिया है 2022 का डूरंड कप। तो ये याद रखिएगा, बेंगलुरु एफसी ने जीता है मुंबई को हरा के 2022 का डूरंड कप। इसके बाद यहाँ पे सैफ चैंपियनशिप की बात करते हैं, जो कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है। हाल ही में काठमांडू में हुई थी महिला सैफ चैंपियनशिप। तो बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में नेपाल को 3-1 से हरा के जीता है 2022 का महिला सैफ चैंपियनशिप, और ये बांग्लादेश ने पहली बार जीता है, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी महिला क्रिकेटर हैं रशेल हेन्स। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और
जितने भी फॉर्मेट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने सारे फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। इसके बाद भारत के स्टार प्लेयर रह चुके रॉबिन उथप्पा, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जितने भी फॉर्मेट होते हैं टेस्ट, T20, वनडे, सभी से इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट चैम्पियनशिप की। तो कुछ ही समय पहले टेस्ट चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई थी। तो जो सबसे पहली टेस्ट चैम्पियनशिप थी, याद रखिएगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था और सबसे पहला टेस्ट चैम्पियनशिप जीता था। अभी दूसरी टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है, जिससे रिलेटेड न्यूज़ आई है कि जो फाइनल मैच है टेस्ट चैम्पियनशिप का, ये जो है तो ओवल और लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड में है, ओवल और लॉर्ड्स, तो इन्हीं दो स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। तो ओवल पे जो वर्ष 2023 का फाइनल होगा टेस्ट चैम्पियनशिप का, वो खेला जाएगा, और लॉर्ड्स मैदान पे 2025 में जो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा वो खेला जाएगा। तो दोनों के वेन्यू और दोनों के वर्ष आपको याद रखने हैं। इसके बाद रोजर फेडरर, इन्हें तो कौन नहीं जानता होगा, लेजेंड प्लेयर हैं ये टेनिस के। हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। रोजर फेडरर ये टेनिस से रिलेटेड हैं और इन्होंने टोटल 103 ATP खिताब जीते हैं। 8 बार इन्होंने विंबलडन, 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 बार US ओपन और 1 बार फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके बाद बात करते हैं EPL की। EPL क्या है? EPL है इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। तो EPL खेलने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बने हैं नवानेरी। 15 वर्ष की इनकी आयु है। एथॉन नवानेरी ये EPL खेलने वाले सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं। ये EPL में आर्सेनल के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कुछ सामयिकी की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे विज्ञान प्रगति से न्यूज़ है। अब विज्ञान प्रगति क्या है? तो CSIR के द्वारा एक विज्ञान पत्रिका प्रकाशित की जाती है, CSIR के द्वारा, जिसका नाम है विज्ञान प्रगति। तो विज्ञान प्रगति को अभी हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो इनको मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। विज्ञान प्रगति मैगजीन का नाम है और CSIR इसे पत्रिका को प्रकाशित करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और जापान के बीच में एक समुद्री अभ्यास है, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की गई थी ये जापान भारत समुद्री अभ्यास। इसका हाल ही में 6वां संस्करण जो है बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से दो देशों के बीच में हुआ था, जापान और भारत। कहाँ पे हुआ था ये याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। और कौन सा संस्करण था ये याद रखिएगा, 6वां संस्करण था। इसके बाद यहाँ पे भारत और मिस्र के बीच में कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने काहिरा में जो मिस्र के रक्षा मंत्री हैं जनरल मोहम्मद जकी, इनके साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। हाल ही में यहाँ पे दौरे पे गए थे राजनाथ सिंह जी। तो यहाँ पे दोनों देशों ने मिलकर डिस्कस किया कि किस तरह से रक्षा क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, साथ में सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से दोनों देश एक दूसरे को डेवलप होने में डिफेंस के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया। तो यहाँ पे आपको रक्षा मंत्री का नाम याद रखना है जिनके बीच में बैठक हुई है, श्री राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री, और मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी। ये दो नाम बैठक कहाँ हुई थी? काहिरा में, याद रखेगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। तो श्री राजनाथ सिंह जी को काहिरा में स्थित जो रक्षा मंत्रालय है यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट। राजनाथ सिंह जी को हाल ही में काहिरा में रक्षा मंत्रालय में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का भी वीडियो अवेलेबल है, उसे भी चेकआउट करिएगा।
आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस मैगज़ीन न्यूज़पेपर की PDF मिल जाएगी। जो दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगज़ीन है उनका PDF अवेलेबल रहता है। डेली करंट अफेयर है, डेली वोकैब है, GK के क्वेश्चन हैं, ये सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। जॉब्स कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आ जाती है। तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टफ़ आपको मिल जाएंगे, तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।